नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा की कृतिका पुस्तक से रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। एकांकी क्या होता है? एक ही अंक में समाप्त होने वाला नाटक। तो रीढ़ की हड्डी की विधा है एकांकी। तो इसका पात्र परिचय देखते हैं। इसमें प्रमुख स्त्री पात्र है उमा। उमा के इर्द गिर्द ही सारी कथा वस्तु घूमती है। इसके बाद राम स्वरूप, उमा के पिताजी, प्रेमा, उमा की माताजी, शंकर, वह लड़का जो उमा को देखने के लिए आया है, गोपाल प्रसाद, लड़के का पिता अर्थात शंकर का पिता, और एक और पात्र है इसमें रतन, जो नौकर की भूमिका अदा करता है। एकांकी प्रारंभ करने से पूर्व हम उसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक घटना प्रधान एकांकी है, जो कि 1939 में लिखी गई थी। इस एकांकी में लेखक ने समाज की उस मनोवृत्ति का चित्र खींचा है जो युवतियों को मेज कुर्सी की भांति बेजुबान और निरीह समझते हैं। उनकी सुंदरता को वो नजरों की तराजू में तोलते हैं और अंत में बिजनेस की बात करके उनके खरीदार बन जाते हैं। लेकिन स्वयं में क्या कमी है, इसकी ओर वो ध्यान नहीं देते। लेखक ने ऐसे लोगों की वास्तविकता पर प्रकाश डालकर उनकी इसी मनोवृत्ति का पर्दाफाश किया है और समाज में फैली इन बुराइयों पर करारा व्यंग्य किया है। प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ। प्रस्तुत एकांकी जो लिखी गई है वो एक सच्ची घटना के आधार पर लिखी गई है और लेखक ने इसे स्वयं स्वीकार भी किया है। लेखक क्या कहते हैं कि वो अपने एक मित्र के घर गए, वहां पर इसी प्रकार से लड़की का मोल भाव किया जा रहा था, लड़की को नजरों की तराजू में तोला जा रहा था और लड़की बेचारी चुपचाप बैठी है। तो लेखक को बहुत ये चीज बुरी लगती है कि लड़की का इस प्रकार से मोल भाव किया जा रहा है। तो लेखक का हृदय तिलमिला उठा। तभी उन्होंने इस एकांकी की रचना की। लेखक स्वयं लिखते हैं कि सच्ची घटना में वो सब नहीं हुआ, घुटन ज्यों की त्यों बनी रही, लेकिन उमा को अपना गुबार निकालने का मौका मिल जाता है और उसी घुटन को ही आवाज देने के लिए लेखक ने ये एकांकी लिखी। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में दाखिल होते हैं और तख्त का दूसरा सिरा उनकी नौकर ने पकड़ रखा है। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। आओ उधर। हाँ बस बस बस। बिछा दूं साहब। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? ही हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसर की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज है? उसे सीधा करियो। हाँ 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 हाँ, बस ऐसे। और सुन, बाबूजी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई थी। हाँ वही वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करने लगते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गदुम्बी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। मैं कहती हूँ, तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में से लकड़ी के बक्से के ऊपर जो धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। और दरी? दरी यही तो रखी है कोने में, वहां पड़ी है। और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। लेकिन वह तुम्हारी लाडली तो मुंह फुलाई पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो?
जैसे तैसे करके वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। हमारा जमाना बहुत अच्छा था। आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और ज्यादा हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। और सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि तुम्हारी BA MA की पढ़ाई क्या होगी। आजकल के तो लक्षण ही हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। हटो भी, तुम्हें तो ठिठोली सूझती रहती है। ये तो नहीं अपनी उस बेटी उमा को राह पर ले आए। अब देर ही कितनी बची है उन लोगों के आने में। तो क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके लाना। आजकल भला बिना टीम टाम के कौन पूछता है। मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, लेकिन उसे तो पता नहीं इन सब चीजों से किस जन्म की नफरत है। न जाने के कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप चुप, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, तुम्हारी जैसी मर्जी हो करना, बस मुझे मेरा काम बता दो। तो उमा को तो ठीक ठाक तैयार कर लो। और नाश्ता तो तैयार है ना? नाश्ता? हाँ वो तो तैयार है। मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, और कुछ नमकीन चीजें मैंने बना दी है। फल रखे हैं, चाय तैयार है, और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें इस वक्त याद आई है? जानती हो मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है, और तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती भी नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए या यहाँ काम करे? यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो ठीक ठाक है ही, बाजा सितार भी आ गया। और यहाँ बराबर वाले कमरे में मैं नाश्ता रख दूंगी, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज आप खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले आएगा। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ऐसे ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी आता है और कहता है, बाबूजी बाबूजी। क्या है? कोई आते हैं। अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए। अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे इधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है और उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। यह बाजा नीचे ही रख गया, कम बखत। तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक होती है। आइए आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। राम स्वरूप के संवाद हैं, अपने दोनों हाथ मलते हुए। इधर तशरीफ लाइए, इधर। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, टांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यो कहिए मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे।
हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर के बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, लड़के की ओर देखकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, पर वीकेंड में चला आया था। आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर ही रहा होगा। जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। बात यह है साहब, यह शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताए, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल में जाकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा देते थे, मगर फिर भी खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसों की 2 आती थी। जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाएं आती थी, और अकेले 2 आने को हजम करने की ताकत थी। अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल कि कोई कह जाए यह लड़का कमजोर है। जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे की 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे! जनाब, मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, और आज के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। जी हाँ, यह तो है ही। माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। अच्छा, तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? बिज? ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिए जरा, अभी हाजिर। आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता चले लड़की कैसी है। जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। आखिर आप माने नहीं? चाय प्याले में डालते हुए। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भैया नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। कहते तो आप सही हैं। शंकर को चाय का प्याला पकड़ाते हुए। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब के देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की ओर बढ़ाते हैं। लीजिए। और गोपाल प्रसाद उसमें से एक समोसा उठाते हैं। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूपकर की ओर मुखातिब होकर। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो फिर भी ठीक है। जी हाँ, वह तो आप भी देख लीजिएगा। देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जायचा तो मिल ही गया होगा। जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए।
यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? क्या? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। यह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी ही चीजों में एक है। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। चाय और लीजिए। धन्यवाद, पी चुका। आप? बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता भी नहीं। रामस्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से आवाज लगाते हैं। अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। आपकी लड़की है, लाओ लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप और बेटा दोनों चौंक उठते हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा? जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुगनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया है ना। बैठो बेटी। वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, बाजा वाजे के पास। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? गाना तो पूरा करो उमा। नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। अभी ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल गया था। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए हुए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। जवाब दो उमा। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। उमा, उमा! अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जरा पूछिए इनसे कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या वे बस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर?
बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा आप अपने शहजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपनी मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा, उमा, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास, ओफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। जी जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के का रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा बोलती है, उमा, उमा रो रही है। और यही सब सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। इतनी देर में रतन आता है और रतन क्या कहता है, बाबूजी मक्खन। यहीं पर हमारी ये एकांकी समाप्त होती है और पर्दा गिरता है। तो इस एकांकी से हमें क्या सीख मिलती है कि लड़की कोई मेज कुर्सी की भांति बिकाऊ वस्तु नहीं है। उसे जब चाहा जांचा परखा, पसंद आ गई तो ठीक, वरना नहीं। उसके कुछ अपने अरमान नहीं होते, उसे सिर्फ बिकाऊ वस्तु भांति माना जाता है। उसकी अपनी इच्छा, आकांक्षाएं, सपने सब कुछ दबाकर रख देना चाहता है ये समाज। लेकिन यहाँ पर राम स्वरूप एक आदर्श पिता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दोषी है, क्योंकि वो भी अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। और गोपाल प्रसाद, जिनका स्वयं का बेटा तो पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी, जो कि हमारे शरीर का आधार होती है, जो हमारे शरीर का मजबूत आधार होती है, वही झुकी हुई है। अर्थात यहाँ पर रीढ़ की हड्डी को हमारे चरित्र से संबोधित किया गया है कि यह चरित्र ही अच्छा ना हो तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, जरा सोचिए। तो इसी प्रकार से यदि हमारी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है तो हमारे शरीर का कोई औचित्य नहीं है। उसी प्रकार से यदि हमारे चरित्र का पतन हो रहा है तो हमारा व्यक्तित्व निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर लेखक ने उमा के माध्यम से समाज में नारी को एक अहम भूमिका दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहीं पर हमारी एकांकी समाप्त होती है। आशा है आप सभी को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।